मैम आपके चैनल से तो मैं बहुत पहले जुड़ा था। मैं एमएससी मैंने जब स्टार्ट किया तभी मैं जुड़ गया था। तब आप यूट्यूब चैनल मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता था। फिर जब आपने टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया तब भी मैं देखता था। आपके श्योर्स और स्ट्रेटेजी में मैंने बहुत फॉलो किया। टारगेट का जो ग्रुप है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। तो आपके साथ तो हमेशा ही मैम जुड़ा हुआ रहूँ, मैं यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो। हे एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम हैं अभिषेक खेरसा के साथ में, ऑल इंडिया रैंक 88 होल्डर इन द दिसंबर एग्जामिनेशन ऑफ CSI एंड JRF। और अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर सुपर प्राउड टू हैव यू हियर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैम। आई एम वेरी गुड मैम, और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यू मोस्ट वेलकम बेटा। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे, और हम चाहेंगे कि सारे इनपुट्स बच्चों के जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं उन सबको मैं आपसे पूछूं, सो दैट उनको क्लैरिटी मिल पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करना चाहूँगी आपके बैकग्राउंड जर्नी से, या आपके बैकग्राउंड से, या आपकी जर्नी से, कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, और कैसे नेट के बारे में सोचा, क्यों सोचा? जी मैम, तो मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे जो बीएससी एमएससी दोनों आसाम से ही किया है मैंने। बीएससी मैंने जूलॉजी से किया है और एमएससी भी मेरा जूलॉजी में ही रहा है, आसाम से ही। तो मैम मैं फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, मैं कुछ उतना बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट पहले से टॉपर रहा है ऐसा कोई मैं था नहीं। आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट। तो जब मैं एमएससी में आया तो तब मुझे बायोलॉजी के तरफ मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। तो तब मुझे नेट के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला कि नेट ऐसा एग्जाम होता है। आपको अगर पीएचडी करना है अच्छे इंस्टीट्यूट से तो जेआरएफ ये चाहिए। फिर तब ये सब से मुझे नेट के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा ठीक है एग्जाम देके देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने नेट अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है जब मैं एमएससी में था। मैं तब थर्ड सेमेस्टर में था। तो फरवरी 2022 के अराउंड एक एग्जाम हुआ था। तो कोरोना के बाद वाला जस्ट एग्जाम था। तो तब मैंने एग्जाम दिया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो मैंने वो अटेम्प्ट दिया। तो बहुत गंदा गया मेरा एग्जाम। तो 79 परसेंटाइल मेरे आए थे, तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एग्जाम देके मुझे ये फील हुआ कि एग्जाम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि इस एग्जाम को जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप बायोलॉजी फील्ड में हैं बहुत पहले से, या फिर आप चाहते हैं कि आप आगे बायोलॉजी में कुछ काम करना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर आपको ये एग्जाम देना चाहिए। तो इससे मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो के मुझे नहीं, इसके लिए एक सीरियस प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मेरे एमएससी के दौरान मैंने प्रिपरेशन की नहीं। एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ 2022 में अराउंड सितंबर। तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया दिसंबर में 2002 से। तो तब मैंने अपना सीरियस प्रिपरेशन किया जून के लिए, जून 2023 के लिए मैंने अपना प्रिपरेशन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब भी मेरा नहीं हुआ था। मैं कुछ परसेंटाइल से रह गया, अराउंड 2 परसेंटाइल से मेरा रह गया। मेरा 96.8 ऐसा कुछ परसेंटाइल था। तो तब भी मेरा नहीं हुआ। तो मैं बहुत डिसर्टेन भी हो गया था कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद इट भी वाज टू कि क्लोज, बहुत नहीं हो पा क्लोज रहा। नंबर मार्क्स थे। जी, जी, जी। तो एलएस भी नहीं आया था मैम। मैं एलएस ओके। तो एटलीस्ट होप कर रहा था। तो एलएस भी नहीं आया था। तो बहुत ज़्यादा डिसर्टेन था। लेकिन एक माइंड में था कि नहीं, जेआरएफ मुझे लेके ही रहना है। तो हर एक न्यूज़ में मैम एक टैग रहता है हमेशा कि जेआरएफ लेके रहे। तो वो मेरे माइंड में भी था कि मुझे जेआरएफ लेके आना ही है। तो इसलिए मैंने अपना प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू रखा तब से। ओके, जी। ग्रेट। और फाइनली हो गया दिसंबर। बढ़िया बढ़िया। तो घर पे सब लोगों का रिएक्शन, आई एम श्योर सब बहुत हैप्पी होंगे, सब बहुत खुश होंगे। जी, जी मैम, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। मेरे घर में मैम ऐसा भी है कि मतलब हम लोग बहुत मैं गाँव में रहता हूँ, तो उनको इतना पता ही नहीं है कि नेट ये सब वगैरह होता क्या है। तो बहुत लोग तो मतलब पता ही नहीं कि क्या हो गया है, नेट क्लियर हो गया है। तो बस कुछ हो गया है इतना पता है कि खुश हैं। सिर्फ़ मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो ये मतलब नेट लेके आप नेट दो अच्छे से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इवन मेरे रिज़ल्ट भी मैंने मम्मी से ही चेक करवाया कि मैं मम्मी आप चेक करो। तो मम्मी ने देखा, तो उन्होंने मुझको मेरा रैंक बताया फर्स्ट टाइम। जी। ग्रेट यार, बहुत बहुत अच्छी बात है अभिषेक। आई एम श्योर कि मतलब
इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं हो सकती। आई रिमेंबर माई टाइम एज़ वेल, जब मैंने क्लियर किया था तो मैं अपने यूनिवर्सिटी में ही थी। मैंने वहाँ से अपने पेरेंट्स को कॉल किया था कि ऐसा हो गया, तो मतलब वो खुशी ना दिख जाती है। दे वर समवेयर, कहीं पे थे और उसके बावजूद भी वो समझ में आते हैं। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज़ मुझे मतलब जैसे जिस बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन लोगों को बहुत सारी कन्वीनियंसेस या बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं सामने से। चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो यूट्यूब के कारण काफ़ी कंटेंट आपका मिलने लगा है, बहुत सारी चीज़ें। बट इन जनरल कोचिंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी, दैट टू बहुत ज़्यादा फ़ीस भी होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा हाई होता है। बट आई एम श्योर कि जब ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर और आप जैसे बच्चे सामने निकल के आते हो, जो बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज़ उतने शायद अवेलेबल नहीं हो, जस्ट बिकॉज़ उनका जो जो उनका रेज़िडेंस है वो उतना ज़्यादा ऐसी जगह पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली में नहीं रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कोचिंग चल रही है, या कोलकाता में नहीं रह रहे हो। एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ थोड़ा बैकवर्डनेस है, शायद से उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का कमी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद तुम इतना अच्छा कर रहे हो, तो वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है आई थिंक हम सब के लिए, इंक्लूडिंग यू, योर पेरेंट्स एंड मी, ठीक है? तो वी आर सुपर हैप्पी फॉर यू बेटा। नाउ थैंक यू सो मच मैम। ओके, आई थिंक हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं पूछना चाहूँगी कि तो ठीक है, व्हेन यू थॉट अबाउट कि गिविंग दिस एग्जामिनेशन, तो आगे का प्लान मतलब यही था कि रिसर्च करनी है, नॉर्मल रिसर्च जी, में जाना है, पीएचडी में जाना है। तो हैव यू अभी जी। अभी तक कुछ देखी है, कोई यूनिवर्सिटीज़ को ये किया है ट्रैक कि यहाँ पे जाना है मुझे, इस लैब में काम करना है, ऐसे कुछ सोचा है क्या? जी मैम, फर्स्ट टारगेट तो ऑब्वियसली आईआईएस ही है मेरा, कि अगर मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कभी वहाँ पे चांस मिलता है, तो मैं ज़रूर उधर ट्राई करना चाहूँगा। फिर आईआईटीज़ हो गए, फिर जो भी सीएसआर लैब्स हो गए सारे, तो अगर मौका मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा वहाँ पे। बिल्कुल मिलेगा मौका, तुम अप्लाई करो सब जगहों पे, इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करो, बेसिक्स बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो। आई एम श्योर मौका जी, बिल्कुल मिलेगा बेटा, ठीक है? नेक्स्ट हम पूछना चाहेंगे कि व्हाट वाज योर रॉ स्कोर एंड परसेंटाइल, बिकॉज़ बच्चों को बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है उससे, आपके रैंक से रिलेट करके। एंड कौन सा शिफ्ट था आपका, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट? जी मैम, मेरा शिफ्ट 1 था, मॉर्निंग शिफ्ट था, और मेरे परसेंटाइल आया 99.60। मेरे रॉ मार्क्स 119.5 थे। ऑलराइट, जी, बढ़िया। ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी बच्चों को इससे। तो जी। बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि मॉर्निंग शिफ्ट ईज़ी है, इवनिंग शिफ्ट डिफ़िकल्ट है, एडमिट कार्ड आने के बाद से वो रोना शुरू हो जाते हैं। तो इस बारे में व्हाट डू यू फ़ील, मतलब ऐसा कुछ तुम्हारा भी फीलिंग है आफ्टर सीइंग द पेपर कि नहीं, नहीं ये डिफ़िकल्ट है शिफ्ट, या ये ईज़ी आती है शिफ्ट कंपैरेटिवली? जी मैम, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था जो ये सोचता है कि नहीं, शिफ्ट वाइज़ डिफ़िकल्टी आता है या ऐसा कुछ। बट मैं बोलूँगा ऐसा कुछ नहीं है। दोनों शिफ्ट में इतने क्वेश्चन्स रहते हैं आपको कि आप क्वालीफाई कर जा सकते हो। हो सकता है कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगे, शायद आपने उतना स्ट्रेस देके उन यूनिट्स को नहीं पढ़ा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। कुछ वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर अच्छे से आपने सब प्रिपेयर किया है तो किसी भी शिफ्ट का आप एग्ज़ाम दे दीजिए। आप क्लियर ज़रूर कर लेंगे, अगर आपने अच्छे से किया हो तो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक सब लोग जी, सुनेंगे ये बात को, और आई होप कि फॉलो करें बिल्कुल ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि फिर भी वो सोच रहे हैं एडमिट कार्ड आने के बाद अरे हमारा तो इवनिंग शिफ्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार तो मुझे जितना फील हुआ है कि मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन से शायद मॉर्निंग शिफ्ट वाले बस स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, बट हालांकि दोनों को ही मिलता है, और दोनों में ही इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। जैसे कि अभिषेक जी। ने बोला कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो अपने डिलीजेंट पढ़ाई करके, तो आराम से निकालोगे एग्जाम। ओके अभिषेक, तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बेटा कि जब आपने नेट की तैयारी करना शुरू किया, डेफिनेटली आपने पैटर्न वगैरह को समझा होगा कि 3 सेक्शंस होते हैं। तो हाउ डिड यू एग्जैक्टली डिवाइडेड योर रिसोर्सेज, आपने क्या-क्या रिसोर्सेज को पिकअप किया, और क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी रखी अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि जो चीज़ आपने फर्स्ट या शुरू के 2 अटेम्प्ट में नहीं किया, वो चीज़ आपने इस अटेम्प्ट में किया और एग्जाम क्लियर किया पक्के-पक्के से? जी मैम, तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की, तो एमएससी के टाइम से ही मैं ऐसा एक मेरा आदत मैंने बना लिया था कि अब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। मतलब ई-बुक्स जो भी अवेलेबल है नेट से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ई-बुक्स पढ़ने का एक जो आदत है, वो मैंने डेवलप कर लिया था। तो फिर सबसे पहले जो काम किया मैंने, वो सिलेबस डाउनलोड करना था, मुझे याद है अभी भी। सिलेबस डाउनलोड करके मैंने प्रिंट निकाल के चिपका दिया था मेरे वॉल पे कि
ये है, इसको देखना है अच्छे से और सब कुछ अगर हो सकता है तो कवर कर लो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जून वाले जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैं अगर देखूँ तो मेरा जो गलती था, मैंने सिलेक्टिव यूनिट्स करके गया था। मुझे पर्सनली लगता है कि ये मेरा गलती रहा है कि मैं कुछ यूनिट्स देख के गया था। बहुत सारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऐसे थे जो मुझे मतलब उतना कुछ मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया उससे। तो वो इम्पोर्टेंट थे, फिर भी मैंने स्किप किया और इसलिए मतलब मेरा हुआ नहीं था। जो मुझे बहुत बाद में जाके रिग्रेट हुआ जब मैंने क्वेश्चन देखे कि अच्छा खासा क्वेश्चंस आ रहे थे इनमें, मैंने क्यों प्रिपेयर नहीं किया। और जो यूनिट मैंने प्रिपेयर करके गया था, मुझे लगा मैं सब कर लूंगा, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई यूनिट आप प्रिपेयर करके फुल जा रहे हो, सब क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेट करेंगे ही एग्जामिनर कि आप उनको नहीं करना है, कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के रहते हैं। तो उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आफ्टर एग्जाम मुझे ये समझ में आया कि आप एटलीस्ट फॉर मी कि मुझे यूनिट्स स्किप नहीं करना है, जितने भी यूनिट्स है। तो मैंने ऑलमोस्ट 12 यूनिट्स मैंने कवर किए और 13 यूनिट्स में मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि पूरा का पूरा स्किप कर दिया एक यूनिट। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर मुझे एक यूनिट नहीं भी आता हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया कि यूनिट स्किप कर दीजिए आप पूरा। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते ही हैं, हर साल आते हैं, फिर है कि सॉल्व करके हमको पता ही चल जाता है कि कितना वेटेज रहता है उनका। तो वो सब मैंने कवर किया, तो ये मुझको बहुत ज्यादा हेल्प रहा। पार्ट ए के लिए मैंने ऐसा कुछ बुक्स फॉलो नहीं किया था, यूट्यूब से ही मैं पढ़ता था देख के। तो पार्ट ए भी मैंने अच्छा खासा मैंने देख के गया। और इस बार मेरा जो जेजीविल्स एग्जाम था मैम, तो मैं बोलना चाहूंगा वो भी मेरा हो गया था इस बार। तो उसके उसके लिए आपको मैथ्स फिजिक्स सब कुछ देखना पड़ता है, केमिस्ट्री भी आपको आना चाहिए, गेट के लिए भी सेम है मैथ्स केमिस्ट्री। तो वो मैंने स्किप नहीं किया, मैं मैथ्स भी थोड़ा बहुत देख के गया था। तो मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक रहा हूँ पहले से, एज ए मतलब मैं बोल रहा हूँ अपना। तो लेकिन उसको मैंने स्किप नहीं किया, तो पार्ट ए भी मैं देख के गया था। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि बस एग्जाम मुझे क्लियर करना, किस यूनिट से मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, कौन सा मैंने अटेम्प्ट किया, पार्ट ए स्किप किया नहीं किया, ये सब माइंड में नहीं था। मेरा माइंड में था मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो पार्ट सी में सबसे ज्यादा मैंने उस पर इम्पोर्टेंस दिया कि पार्ट सी मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी में हम लोग को चॉइसेस मिलते हैं। 75 में बस 25 करना है आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपका आप सोच पा रहे हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो आप बहुत इजीली कर। तो मैं पार्ट सी में मैंने अच्छे से किया, पार्ट बी मेरा थोड़ा वीक है, फिर भी मैंने ट्राई किया जितना मुझे आता है मैं बस उसी को अटेम्प्ट करूँ। मेरे जून वाले अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करना चला गया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे लग रहा था कि नहीं ये सही हो सकता है इसको, तो उसको भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया था, जो मैंने इस बार बिल्कुल नहीं किया। मैंने ये सब बिल्कुल अवॉइड किया, जो मुझे आता था मैंने बस वही आंसर किए। और पार्ट ए मैंने जून में अटेम्प्ट ही नहीं किया था, शायद मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट किए। इस बार मैंने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे पार्ट ए से। तो वो मतलब हेल्पफुल रहा मेरे को। ग्रेट। तो आई थिंक तीनों सेक्शंस पे फोकस किया है तुमने, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो श्योर शॉट पता है कि हाँ ठीक है ये पक्का सही है, उसी को मार्क करें, अपन तुक्का लगा ही नहीं रहे, कोई गेस जी मैम। वर्क और इस सब में जाना ही नहीं है। एंड यस, उसके बाद में हम रिसोर्सेज के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने जो लाइफ साइंसेज एंड जो पार्ट ए किया है, तो स्पेसिफिक जैसे आपने बताया कि पार्ट ए के लिए आपने कुछ मैथ्स पढ़ा, तो हाउ वाज इट, कहाँ से एग्जैक्टली, टिडबिट्स में भी अगर पढ़ा तो कहाँ से, एंड जो आपने यूनिट्स फॉलो किए, वो यूनिट्स के लिए आपने क्या सोर्सेज को रेफर किया था एग्जैक्टली? जी मैम, जैसे मैंने बताया मैं पार्ट ए बस यूट्यूब से ही पढ़ता था। तो पहले मैं क्या करता था कि पीवाईक्यूज में देख लेता था पार्ट ए से भी क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ गया, या फिर जो आप, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है तो आप कॉमन सेंस लगा के उनको सॉल्व कर सकते हो, तो उन सब क्वेश्चंस को मैंने ज्यादा ट्राई किया। फिर कुछ जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए या क्लॉक के क्वेश्चंस हो गए, ये सब मैं थोड़ा बहुत देख के गया था कि अगर आता है तो अटेम्प्ट कर लूंगा मैं। तो पार्ट एक के लिए मैंने बस यही किया, फिर सिंपल यूट्यूब वीडियोस देखा। फिर अगर लाइफ साइंसेस की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो बुक्स आता है, मुझे वोएट वाला बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वोएट से अच्छा खासा मैंने पढ़ाई किया वहाँ से। फिर सिलेबस देख देख के मैं पढ़ाई करता था कि इससे रिलेटेड मुझे पढ़ना है। बुक्स ऐसा नहीं कि पूरा बुक्स पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको मतलब ये टॉपिक है तो सर्च करें। अब अगर आपके पास मल्टीपल बुक्स है, जैसे मैं क्या करता था, मैं सिर्फ एक बुक से स्टिक नहीं रहता था। कुछ अगर मेरे पास मल्टीपल बुक्स हैं किसी यूनिट के लिए, तो मैं देखता था कि ये वाला टॉपिक किस बुक से मुझे समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वो मैं पढ़ लेता था वहां से। फिर एक ये पाथफाइंडर की बुक आती है एक शॉर्ट, तो
वो भी मैंने पढ़ा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता रहूँ हमेशा। ओके, तो पीवाईक्यू। उससे एक आइडिया आ जाता है। जी, ओके, ओके, ग्रेट। जी मैम। तो आई थिंक मतलब मेन तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक्स पे ही फोकस था। जी, जी, स्टैंडर्ड जी बुक्स मैम। से सेल्फ और हैव यू मेड नोट्स आल्सो? अपने खुद जी के मैम, नोट्स मैं बनाते नोट्स भी थे? बनाता था। जी, ओके, तो मेरे हर यूनिट्स के लिए एक हर सेपरेट कॉपी रहता था कि हर यूनिट्स के लिए एक सेपरेट कॉपी आपके पास रहना ही चाहिए। एंड मैं सब एक्सपीरियंस को ये बोलना भी चाहूँगा कि आप ये चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करें। क्या ये ईज़ी रहता है, मतलब आपके लिए आप एक्सेस ईज़िली कर सकते हो और एक क्लैरिटी भी रहता है। आप जब नोट्स बनाते हो तो तभी आपको एक पता चल जाता है कि क्या है, क्या नहीं है। तो आप जब वापस उसको रिवाइज़ करते हो, पढ़ते हो तो ब्रेन के लिए ईज़ी रहता है कि वो टेक अप कर ले वो। जी। बिल्कुल। ओके। तो आई थिंक हम रिसोर्सेज के बारे में भी बात कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है बच्चों को क्लैरिटी मिलेगी। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो बच्चों के मन में रहता है अभिषेक, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँ, मान लो मार्च चल रहा है, ठीक है, अब जून में एग्जामिनेशन है बच्चों का, तो आई एम श्योर कि उनके दिमाग में आप लोगों की बात सुनने के बाद ये क्वेश्चन, और पहले भी ये क्वेश्चन रहता है, और आप लोगों की बात सुनने के बाद भी ये क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल वो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो शायद अपने टिडबिट से अपने इधर-उधर से नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी कोचिंग को फॉलो करें, तो क्या ये मैंडेटरी है कि वो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें? और अगर करें, अगर ये मैंडेटरी है तो इतने कम टाइम में कैसे करें? तो ये चीज़ ज़रूर तुम बताना मतलब मैं चाहूँगी कि तुम बताओ। जी मैम, ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो मैम और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स वो सारे बुक्स पढ़ के ही आपको पढ़ा रहे हैं। उनको ज़्यादा पता होता है सब चीज़ के बारे में, कितने बुक्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। तो अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वो लोग आपको एकदम क्रिस्प पूरा नोट्स आपको देंगे, सब कुछ आप उसको पढ़ाई करके आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, तो आप बस कंटिन्यू करें। नोट्स बस आपको बना के रखना चाहिए अपने पास। आप कहीं से भी कोई सा भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अपना खुद का नोट्स होना ही चाहिए। और एक पीवाईक्यूज़ की अगर आप बुक ले सकते हैं तो सबसे अच्छा है। तो पढ़ाई भी करते रहें, रिवाइज़ भी करते रहें, साथ में आप पीवाईक्यूज़ हमेशा सॉल्व करते रहें। और जो लोग सेल्फ जी। स्टडी कर रहे हैं उनको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना होगा। पढ़ना मैम ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैंने पढ़ाई किया, ये ज़रूरी नहीं कि कोई और भी इसको पढ़े। अगर वो कंफर्टेबल है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से तो वो ज़रूर पढ़े। अगर वो नहीं है, वो उसको वीडियोज़ देख के ज़्यादा समझ में आ रहा है, या फिर किसी जो शॉर्ट बुक्स आते हैं, तो उनको अगर उसको देख के उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो वो उसके लिए बेटर है। बस उसको ये ध्यान में रखना है कि जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँ, जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ तो मुझसे हो रहे हैं सॉल्व, और जो मार्क्स मुझे चाहिए वो आ रहा है। अरे! जी, ट्रू, करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट, सही बात है। तो मतलब वही है कि टू ईच ऑन इट्स ओन, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बच्चे जी, सिर्फ सेल्फ स्टडी, ऐसे नोट्स, स्पेसिफिक बुक्स जो मार्केट में हैं उनको पढ़ के एग्जाम निकाल रहे हैं। कुछ बच्चे स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, बट देन ऑफ कोर्स कवर टू कवर नहीं, एक स्पेसिफिक एरियाज जो आपके सिलेबस में मेंशन है उनके हिसाब से करो। और कुछ लोग कोचिंग मटेरियल पर रिलाई करके उससे मतलब क्लियर करें। बट देन अल्टीमेटली मुझे जो लगता है दैट द ओनली थिंग जिसकी मदद से आपका एग्जाम क्लियर होगा इज़ वन रिविजन, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड थर्ड कि आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको बार बार कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कवर कीजिए, ना कि 7-8 यूनिट करके चले गए एंड एक्सपेक्ट करें कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे रैंक से निकल जाएगा। वो बहुत ही मुश्किल होता है और वो बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। अगर कोई आपको ऐसा बता भी रहा है तो देन अगेन इट इज़ वेरी वेरी लाइक इम्प्रोबेबल सिचुएशन, क्योंकि जब आप कम यूनिट पढ़ के जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वहीं से सब कुछ आ जाए और वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाए। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ओके। ऑलराइट अभिषेक, तो सोर्सेज के बारे में हमने बात कर लिया, स्ट्रैटेजी के बारे में हमने काफ़ी बात की। इज़ देयर एनीथिंग जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन में एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर था? प्लस सेकंड चीज़, तुम एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे? व्हाट इज़ वन थिंग व्हिच यू वांट कि ये गलती तो बच्चे बिल्कुल ना करें और ये चीज़ तो ज़रूर करें बच्चे अगर उनको एग्ज़ाम निकालना है तो? जी मैम, अगर मैं अपना मोटिवेशन के बारे में बोलूँ तो अ, मेरे को हमेशा ये माइंड में था कि अच्छे जगह से मुझे रिसर्च करना है, पीएचडी करना है। तो मैं हमेशा वीडियोज़ देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ इंस्टीट्यूट्स के कि कैसे चल रहा है उधर, कैसा है इंस्टीट्यूट। तो हमेशा माइंड में रहता है कि नहीं, एक दिन वहाँ पे जाना है।
तो एक सेल्फ मोटिवेशन मैंने हमेशा रखा। मैं बिलीव करता हूँ कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे अगर आप डिपेंड रहते हो, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, एक इंटरनल ड्राइव आपके अंदर रहना चाहिए कि नहीं, मुझे करना ही है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आप मैम कर ही लोगे वो। और अगर मैं कुछ सलाह दूँ किसी को, तो बस यही देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। जैसे मेरा भी 3rd अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल डिसहार्टन ना हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा या फिर क्यों नहीं हो रहा है। आप बल्कि मिस्टेक्स को सुधारें, आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्ज़ाम देके कि आपने क्या मिस्टेक्स किया है। तो वो आप ना करें नेक्स्ट और हमेशा रिवाइज़ करते रहें, रिविज़न कभी ना छोड़ें और क्वेश्चन्स हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और आप लोग तो मैम ऑलवेज़ हैं सब स्टूडेंट्स का हेल्प करने के लिए। तो अ, बस वही बोलना चाहूँगा। ओके, ओके अभिषेक, ग्रेट। मैम आपके चैनल से तो मैं बहुत पहले जुड़ा था। मैं एमएससी मैंने जब स्टार्ट किया तभी मैं जुड़ गया था। तब आप यूट्यूब चैनल मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता था। फिर जब आपने टेक्स्ट बुक जॉइन किया, तब भी मैं देखता था। आपके श्योर्स और स्ट्रैटेजी में मैंने बहुत फॉलो किया। टारगेट का जो ग्रुप है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। तो आपके साथ तो हमेशा ही मैम जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं, यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो। सब जितने भी मुझको जहाँ से मुझको लगता था कि नहीं बहुत इन्फॉर्मेटिव मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत जाके आगे फ़ायदा होगा, तो वो मैं हमेशा मतलब देखता था और एक्टिव रहता था। ओके, ग्रेट, ग्रेट, बढ़िया। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट अभिषेक, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, लैब में आप चाहते हैं एडमिशन, ज़रूर आपको मिले और आप अपने पेरेंट्स का, अपने एरिया का, कौन से विलेज से बताया, सॉरी आपने, आप कौन से विलेज को बिलोंग करते हैं? जी मैम यहाँ पे एक टाउन है सिलचर बोल के, तो सिलचर, आई सिलचर नो। नाम का एक जी, तो उसके पास में है, एग्ज़ैक्टली सिलचर में नहीं है मेरा घर, ओके, उसके पास एक गाँव है। जी, गाँव का नाम धौलाई है। तो धौलाई। जी, जी, जी। तो ओके, उस वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, असम में। जी। ओके, ओके, ग्रेट यार, बहुत, आई थिंक इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सुंदर जगह जी है। मैम, इंडीड इट इज़, यस। ओके, ऑलराइट अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा, और आई एम श्योर कि आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव बातें थी उनसे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। हम आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको बहुत सारी गुड विशेस देते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू मेक अस प्राउड एंड यू मेक ऑफ कोर्स योर सेल्फ प्राउड। टेक केयर, थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच मैम। जॉइनिंग विद अस, थैंक यू फॉर थैंक यू जॉइनिंग सो विद मच अस। मैम।